कि जिसके पास पैसा है सब उसके करीब है, मगर उसका कोई नहीं जो यहाँ गरीब है। आने वाले समय में इतनी दिक्कतें होने वाली है, इतनी तकलीफें होने वाली है कि आज के समय में जो इतना रोजगार मिल रहा है, शायद आने वाले समय में इतना भी रोजगार आदमी के लिए न बचे, वो भी मशीन ही करेगी। आप समझ नहीं सकते हैं, आज के समय में एक मशीन इतनी काम कर दे रही है जिसको करने में एक आदमी को कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह बहुत तीव्र आगे बढ़ रही है। हम लोग के सोच से भी कहीं यह आगे जा रही है। हम लोग वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं जहां तक यह दुनिया अभी जा चुकी है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम महान हो, वरना कुत्ते के समान हो। हर जगह से ठोकर खाओगे, हर जगह से लात खाओगे। मैं सोनू शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं H4 के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के जो हिंदी है और उसका पहला चैप्टर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इनके अनुसार जो हमारी समाज है एक अच्छा समाज कैसे बन सकती थी। इनके अनुसार एक अच्छा समाज के लिए क्या होना आवश्यक है और क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ क्लास 10th वालों के लिए भी यह क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें जो हम लोग देखने वाले ये खासकर उन्हीं के लिए है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों से शुरू करने से पहले निवेदन है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके संबंधित हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को समझते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह किस तरह से हानिकारक रूप में है और किस तरह से लाभदायक रूप में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं यह कक्षा 10वीं की यह हिंदी है गोधली, और इसका हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए देखते हैं कि यह इसमें क्या बताते हैं भीमराव अंबेडकर साहब या बाबा साहब इसमें क्या बताते हैं। कहते हैं कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना मतलब आश्चर्य की बात है। यह आश्चर्य की बात ही है कि इस युग में भी, यानी कि ये जो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, इसमें भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषकों के मतलब क्या हुआ कि जाति पाति फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। पोषक मतलब वही होता है जिससे जो चीज मिलती है हमें, उसके लिए उसको पोषक कहते हैं, स्रोत कहते हैं। तो जातिवाद के लोगों की भी आज के समय में भी कमी नहीं है। और ये सही भी है, आज के समय में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो जात पात को देखते हैं, जाति पाति को आज भी लेकर के साथ में ही बढ़ रहे हैं। वो यह भूल गए हैं कि यह जो है ये आधुनिक समाज के आधुनिक मानव है, और आधुनिक मानव के लिए जाति पाति रखना उचित नहीं है। ठीक है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसके पोषक कई आधारों पर समर्थन करते हैं, यानी कि जाति पाति को मानने वाले, जात पात को मानने वाले इसके कई आधार पर समर्थन करते हैं कि नहीं ये सही है। कैसे? तो देखिए, समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि आज के जो समाज है यह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि मेहनत की बंटवारा, काम की बंटवारा, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का काम देते हैं। ठीक है, यानी काम की बंटवारा का कहने का मतलब है श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसको समझने के लिए एक लाइन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी कि भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के लिए या समाज के लिए यह हानिकारक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया।
और यह कैसे लिया हुआ है? देखिए, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज के लिए आवश्यकता है। यानी कि श्रम का विभाजन सभ्य समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा काम का बंटवारा होगा उतना जल्दी काम होगा, और जितना अधिक काम होगा उतना तेजी से हमारा समाज प्रगति करेगा। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, किंतु सभ्य समाज की विशेष व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। और यह अस्वाभाविक विभाजन क्या है? देखिए, नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। यानी कि जो जाति प्रथा है, यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन इसी रूप में लिए हुए है, ताकि यह जाति पाति के रूप में भी लोगों को ऊंच और नीच का करार दे सके कि यह उच्च जात के लोग हैं और यह निम्न जात के लोग हैं। यह इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी जब पढ़ने के लिए जाते थे तो इनको यही कह कर कि यह नीच जात का है, दलित परिवार का है, दलित घर का है, इनको बाहर रखा जाता था, इनको रूम के अंदर नहीं लिया जाता था। यहाँ तक कि उस समय इतनी दिक्कत थी दलित परिवार के लिए, छुआछूत की इतनी प्रचंड रूप था कि छोटे लोग या पिछड़ा जाति के जो लोग थे वो अगर किसी कुआं से पानी निकाल लेते थे तो उस कुआं में से बड़े लोग पानी नहीं पीते थे। पानी तक का छुआछूत का भेद था उसमें, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। क्या चीज? तो ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत की भेदभाव, बड़े या छोटे लोगों की पहचान करना, जाति पाति के आधार पर पहचान करना, यह किसी भी देश में नहीं पाया जाता है या किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि अगर जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा, और जाति प्रथा का मतलब होता है कि वो जात पात के आधार पर उसको बंटवारा करना। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित भी नहीं है। यानी कि श्रम विभाजन जो जाति प्रथा के अनुसार जो लोग कह रहे हैं, जो जाति प्रथा के पोषक जो कह रहे हैं, यह आवश्यक भी नहीं है या मनुष्य की रुचि पर भी आधारित नहीं है। क्योंकि आगे समझते हैं इसको, और कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि जाति प्रथा जो है यह अपने रुचि पर आधारित काम को करने के लिए मजबूर करता है। वह आपके इच्छा के अनुसार आप जो भी चाहे वह नहीं करने दे सकता है, इसलिए जाति प्रथा यह एक हानिकारक रूप है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहना चाहते हैं, बाबा साहब यह बताना चाहते हैं कि हमारे सक्षम समाज के लिए या एक कुशल व्यक्ति के लिए इस तरह का क्षमता होना चाहिए कि वह अपने अनुसार या अपने लिए कार्य का स्वयं चुनाव कर सके, इस सिद्धांत के विपरीत यदि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह भी है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि जाति प्रथा इस रूप में भी हानिकारक है। किस रूप में? तो देखिए, इस तरह से यह दूषित सिद्धांत है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना, यानी कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता, यानी कि वह किस योग्य है, किस लायक है, वह क्या कर सकता है, इसकी प्रशिक्षण या क्षमता जाने बिना दृष्टिकोण से ही माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी कि माता पिता किस समाज में है या उनकी स्तर क्या है, पहले से ही यानी कि गर्भधारण के समय से ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि जब वह गर्भ में है तभी से जाति प्रथा उसके ऊपर यह थोप देती है या उसके ऊपर यह लाद देती है कि तुमको यही काम करना है, इसके अलावा तुम दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते हो। जाति प्रथा का यही एक सबसे बड़ा और सबसे दूषित सिद्धांत है कि यह जिस जाति के लोग हैं उनको वही कार्य करने पर मजबूर करती है। हालांकि यह उस समय की बात है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हालांकि और आज के समय में शिक्षित समाज भी है, शिक्षित लोग भी है, लेकिन बात यह है कि उस समय की जो जाति प्रथा है उसका रूप ये घर परिवार के लोग लिए हुए बैठे हैं।
यह जो परिवार के लोग हैं, माता पिता है, वो लिए हुए बैठे हुए हैं। जिस तरह से जाति प्रथा यह कहता है या जाति प्रथा के अनुसार जिस जात के लोग होते हैं या लड़के होते हैं या आदमी होते हैं, वह उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आज के माता पिता भी यह चाहते हैं कि मेरे लड़के या लड़कियां मेरे अनुसार काम करें, जो मैं चाह रहा हूं वो काम करें। हालांकि यह भी एक तरह का दूषित परिणाम ही है। इसको भी हम लोग जाति प्रथा का ही एक रूप देख सकते हैं या मान सकते हैं। कैसे? तो इस बात को इस समझिए कि मान लीजिए कि आपके लड़का किसी दूसरे काम के लायक है, वह कुछ और करना चाहता है और आप चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले, तो यह भी गलत है। गलत इसलिए है कि जहां उसकी इच्छा न हो, जहां उसकी रुचि न हो, वहां वह ढंग से अच्छे तरह से वह कार्य नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है, या वह अच्छे परफॉर्मेंस वहां पे नहीं कर पाएगा, जिससे वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यही अगर देखा जाए, आज के समय में भी देखा जाए, तो बहुत ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो व्यवस्था पूर्वक या मजबूरी बस केवल इसलिए कि मेरे घर परिवार के लोग मेरे साथ रहे, हमसे खुश रहे, इसलिए वह व्यवस्था पूर्वक या मजबूरी बस वह बहुत सारे काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जहां उनको बिल्कुल भी रुचि ना हो, बिल्कुल भी अच्छा ना लगता हो, मन न लगता हो, मजबूरी बस वह काम कर रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह का घुटन भरी वह जिंदगी भी जी रहे हैं, जीवन को भी वह जी रहे हैं, जो कि यह गलत है। क्योंकि हर माता पिता एक तरफ से यह चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, और वहीं दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि वो मेरे अनुसार चले, या मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो चाह रहा हूं वह काम करे। तो यह भी एक तरह का दूषित परिणाम ही है। हालांकि यह गरीब परिवार या मिडिल क्लास की फैमिली भी क्या करे, यह भी तो उसके ऊपर समाज ही तो थोप रहा है, क्योंकि यह समाज भी केवल उसी को देखना चाहता है जिसके पास पैसा है, और घर परिवार के वाले भी चाह रहे हैं कि मेरे पास भी पैसा हो। तो इस तरह से उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद आगे बढ़ जाए या तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़े। अब इसमें भी यह दिक्कत है कि बच्चा उनके अनुसार आगे बढ़ना चाहता है या नहीं, वह क्या चाहता है, उनके घर परिवार वाले क्या चाहते हैं, ये भी आज के समय में बड़ी समस्या हो चुकी है। और इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़कियां एक तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वह अपने इच्छा अनुसार कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, और उनको वह काम करना पड़ रहा है जिनमें उनकी रुचि नहीं है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह भी एक जाति प्रथा का ही घर परिवार वाले दूसरा रूप लिए हुए हैं, जो कि गलत है, और यह दूषित परिणाम को भी दे सकता है। और आज की लड़के जो हैं, यह भी समस्या उनके बड़ी सामने आ गई है कि वह कहे भी तो कैसे कहे, कैसे कहे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सुनने वाला तो कोई है नहीं। घर परिवार वालों को पैसा चाहिए, क्योंकि समाज को भी एक पैसे वाला आदमी चाहिए, और समाज का भी यह सबसे बड़ा रूप ले लिया है पैसा। समाज भी आज उन्हीं के साथ है जिसके पास पैसा है। जैसे कहा जाता है ना कि जिसके पास पैसा है सब उसके करीब है, मगर उसका कोई नहीं जो यहाँ गरीब है। और इस तरह से लड़के भी मजबूर हो चुके हैं पैसे के पीछे भागने पर, और पैसे कमाने के पीछे, पैसे के पीछे चलने पर। तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा उसमें आगे बढ़े जिसमें वह चाहता है, जिसमें वह खुद जाना चाहता है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। जिसमें वह जाना चाहता है अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो उस लेवल तक जा सकता है जहां तक वह सोच रहा है, या उस लेवल तक भी जा सकता है जहां तक आप लोगों ने नहीं सोचा है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं। हालांकि अपने बच्चों को कम से कम पैसे की तरफ से भागने से उसको रोके, उसको बचाएं। वरना अगर एक बार पैसे की लत लग गया तो फिर वह चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे भी आप उसको सपोर्ट कीजिए तब तक जब तक उसका समय है। एक बार समय चला गया तो उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएगा और आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वह एक लिमिट पैसों तक ही सीमित रह जाएगा। पैसे कमाना अच्छी बात है, बिल्कुल पैसे चाहिए, और लड़कों के लिए भी चाहिए। तो खास करके लड़कों के लिए और बड़ी समस्या है आज के समय में कि पैसा अगर किसी लड़के के पास नहीं है तो उसका सुनने वाला कोई है ही नहीं है। ना ही घर परिवार के लोग सुनेंगे, ना ही बाहर वाले सुनेंगे, ना ही रिश्तेदार सुनेंगे, कोई नहीं सुनने वाला है। और इस तरह से देखा जाए तो लड़के भी इस तरह मजबूर हैं पैसे कमाने पे, क्योंकि घर परिवार वाले ही नहीं सुन रहे हैं उनके, तो वो करे तो क्या करे। घर परिवार वालों को भी पैसा चाहिए। लड़का 10वीं 12वीं कर लिया, 18-20 साल का हो गया, बाबू तुम कमाने जाओ, कुछ करो, घर बैठ के क्या करोगे, पैसे कमाओ पैसे कमाओ।
ये सब जो है लड़कों के लिए एक तरह का टॉर्चर है, इस बात को समझिए। उन लड़कों को टॉर्चर मत कीजिए, उन सबको उसमें आगे बढ़ाइए जिसमें वह आगे बढ़ना चाहता है। आप उसको एक बार सपोर्ट करके तो देखिए वह किस लेवल तक जा सकता है। बट आप लोगों को पैसे चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो लड़के हर तरफ से, हर जगह से ठोकरे खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। और पैसा कमाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं से मिडिल फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, तो पैसा खर्च होगा ही होगा, क्योंकि इनके पास इतनी आज के समय में पैसे की जरूरत है जिसकी कोई हद नहीं। और ठोकर खाना ही खाना है इनको। अगर घर पे रह गए तो घर वाले ठोकर मारेंगे, और बाहर अगर जाएंगे तो अगर किसी ठेकेदार के पास जाएंगे तो ठेकेदार उसको उस पे चिल्लाएगा, उसको ताने देगा, उस पे काम खोजेगा। कंपनी में जाएंगे तो कंपनी भी उससे काम खोजेगी, क्योंकि ये लोग पैसा देंगे तो काम तो खोजेंगे ही खोजेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो लड़के एक तरह से मजबूर है, घर परिवार के सामने भी, कंपनी के सामने भी, ठेकेदार के सामने भी, साहूकार के सामने भी, हर तरह से मजबूर है। तभी तो किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम महान हो, वरना कुत्ते के समान हो, हर जगह से ठोकर खाओगे, हर जगह से लात खाओगे। और चूंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बात कोई सुने, तुम्हारे रिस्पेक्ट करे, तुम्हारे घर परिवार भी तुम्हारे सामने रहे, तो तुम्हें पैसा कमाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए खैर, माता पिता को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का या हमारा लड़की किस तरफ से जाना चाहती है, वह किस ओर बढ़ना चाहता है, उनको उसी में सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से जाति प्रथा यह हानिकारक है, किसी भी व्यक्ति के लिए मजबूर करने पर किया वही वही काम करेगा, उस तरह से आज भी यह रूप जो है माता पिता का या घर परिवार का, यह हानिकारक है कि उनका लड़का या उनकी लड़की उनके अनुसार काम करे, यह देखे बिना कि वह किस चीज में आगे बढ़ना चाहता है, वह किस में पारंगत है। आगे देखते हैं हम लोग। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। यानी कि जाति प्रथा इस लेवल का भी हानिकारक रूप है कि वह आदमी को एक ही काम करने में मजबूर करती है, बाधा करती है, भले वह उसमें पारंगत है या नहीं, उसमें अनुपयुक्त है उपयुक्त है, यह देखे बिना उसको वह थोप दिया जाता है कि तुमको यही करना है, भले तुम उसमें भूखों मर जाओ, तुम्हें तुम्हें एक रात भूखे सोना पड़े, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस वह थोप दिया गया है कि तुम्हें यही काम करना है तो यही काम करना है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। यह भी सही है। आज के उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक के समय में निरंतर विकास हो रही है। हम लोग यह देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो दुनिया है, यह जो दुनिया है, यह कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, यह बहुत तीव्र आगे बढ़ रही है। हम लोग के सोच से भी कहीं यह आगे जा रही है। हम लोग वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं जहां तक यह दुनिया अभी जा चुकी है। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाली है कि आने वाले समय में रोजगार, व्यवसाय, उद्योग धंधों में बहुत तकलीफें होने वाली है। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो हर चीज में मशीनरी हो गई है, हर चीज में। अरे यहां तक कि खाने के लिए भी मशीन आ गई है, खिलाने के लिए भी मशीन आ गई है। सोचिए आने वाले समय में इतनी दिक्कतें होने वाली है, इतनी तकलीफें होने वाली है कि आज के समय में जो इतना रोजगार मिल रहा है, शायद आने वाले समय में इतना भी रोजगार आदमी के लिए न बचे, वो भी मशीन ही करेगी। आप समझ नहीं सकते हैं, आज के समय में एक मशीन इतनी काम कर दे रही है जिसको करने में एक आदमी को कई महीना लग सकता है। एक महीने की अगर बात किया जाए, एक दिन की बात किया जाए, तो एक दिन में कोई मशीन इतना काम कर दे रही है जो कई महीना लग सकता है। सोचिए वह कितनी तीव्र गति से हमारा दुनिया जो है, हमारा समाज जो है आगे बढ़ रहा है, और हम लोग अभी भी नौकरी या जॉब या ड्यूटी के पीछे ही पड़े। जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, हमें भी उसी तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाली है आगे आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में काम की आवश्यकता तो बहुत अधिक होगी, लेकिन लोगों की आवश्यकता बहुत कम होगी, आदमी की आवश्यकता बहुत कम होगी, क्योंकि उनके जगह जो है मशीन ले रही है अब सब। और
निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने और आवश्यकता हो सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है कि जो उसका पैतृक पेशा न हो। यानी कि हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था है, यह किसी भी व्यक्ति को पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है, या फिर यह अनुमति नहीं देती है कि वह काम को कर सके जो उसकी पैतृक पेशा नहीं है। पैतृक पेशा का मतलब जो उसके पिता ने काम नहीं किया हो। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है, यह हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके पिताजी ने जो काम किया है आपको भी वही करना है, आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से यह पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए तो पेशा बदलने की अनुमति नहीं देना भारत में जाति प्रथा यह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष मतलब कि यह सामने ही है एकदम, प्रमुख मतलब सबसे मुख्य कारणों में से एक कारण है यह पेशा न बदलने की अनुमति देना। हालांकि ये उस समय की हो रहा है, आज के समय में पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पेशा बदलकर कार्य कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो बातें हैं यह 10वीं क्लास के लिए है, लड़कों के लिए खास करके। लेकिन कुछ बातें हैं इसमें समझने वाली जो हमारे घर परिवार वालों को समझना चाहिए, समाज के लोगों को समझना चाहिए कि उनके लड़के उनकी लड़कियां क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। और हमारा समाज या हमारे घर परिवार के लोग यह न सोच करके यह सोच रहे हैं कि उसको किस तरह से पीछे धक्का लगाया जाए। आज के घर परिवार के लोग, समाज के लोग, आप यह सोच नहीं सकते हैं कि अगर आप अपने लड़के को किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें उसकी रुचि नहीं है, तो इस तरह से आप उसको कहीं गुना पीछे धक्का लगा रहे हैं, ना कि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप उसको आगे बढ़ाने में उसको सपोर्ट कीजिए, जो वह कार्य करना चाहता है आप उसको उसी में आगे बढ़ाइए जो वह करना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। गंभीर दोष मतलब बीमारी या रोग कह सकते हैं। जाति प्रथा एक तरह से यह बीमारी है, ठीक है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा इसलिए भी खराब है कि यह मनुष्य के स्वेच्छा पे निर्भर नहीं करता है। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा, वही बात हुई फिर दोहरा करके। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। यानी कि मनुष्य की अपनी भावना या अपनी रुचि जाति प्रथा में कोई महत्व नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। जाति प्रथा का एक ही नियम है कि आप अच्छे हैं या नहीं, उसके लायक हैं या नहीं, आपको वही काम करना है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोगों निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। हमने पहले ही बोला था कि बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे आदमी हैं जो उस कार्य को करते हैं जिसमें उनके मन ही नहीं लगता है, उनको करने की इच्छा ही नहीं है, केवल और केवल मजबूरी बस करना पड़ता है। हालांकि पहले के समय में जाति प्रथा के अनुसार करना पड़ता था और आज के समय में माता पिता के अनुसार करना पड़ रहा है, घर परिवार वालों के अनुसार करना पड़ रहा है, समाज के लोगों के अनुसार करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे कामों को करने के लिए हमारा जो ये समय है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। समय का मतलब ये जो समय चल रहा है, समय चल रहा है, आप इसमें देख रहे हैं किसी भी लड़के आज के समय में अधिकतम लड़के जो है अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वह अकेला रहना चाहता है। हालांकि आगे बढ़ने के लिए अकेला होना बहुत जरूरी है। आपको अगर आगे जाना हो तो आपको अकेला होना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 लोगों को लेकर के चल सके तो कामयाबी के रास्ते इतने पतले होते हैं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ आप ही चल सकते हैं। अगर किसी को साथ लेकर चलेंगे तो फिर अधिक दूरी तक नहीं जा पाएंगे या फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
तो आपको अकेला तो होना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, लेकिन कम से कम जो लोग अपने हैं वो तो उसको सपोर्ट करे, जो आगे बढ़ना चाहता है उसको तो आगे बढ़ाएं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की 18-20 साल का हो गई, 10वीं 12वीं कर ली है, उसको घर बैठा दीजिए। अगर वो कहे कि हमें पढ़ना है तो उनका सीधा जवाब आता है कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, रोटी ही तो बनाना है तुम्हें। यह है आज का हमारा समाज, और यह है आज के हमारे घर परिवार के लोग, क्योंकि खुद आगे बढ़ना तो चाहते हैं, घर को भी, अपने स्थिति को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्त्रियों को नहीं। यह जानते हुए कि अगर स्त्रियों को छोड़ दिया जाए, लड़कियों को छोड़ दिया जाए, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर यह चाहते हैं कि हम उनको घर पे बिठा करके हम खुद आगे बढ़ जाए या हमारा स्थिति बदल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यह हमारी एक तरह से भ्रम हो सकती है, सोच हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी गलत है। और कहीं ना कहीं स्त्रियों के लिए भी यह खतरनाक है, क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं कि एक से एक पुरुष हो रहे हैं, एक से एक स्त्रियां हो रही है। जिस स्त्री को हम लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जिस स्त्री को यह कह करके घर पे बिठा दे रहे हैं कि तुम पढ़ लिख करके क्या करोगी, अगर सोचिए अगर वह किसी ऐसे आदमी के साथ चली जाए, किसी ऐसे लड़के के साथ चली जाए जो भविष्य में वह लड़का उसकी कदर ही ना करे, उसकी रिस्पेक्ट ही ना करे, या ऐसे गलत मानसिक लोगों के साथ भेज दिया जाए जहां उसकी रहना मुश्किल हो जाएगी, फिर वो ऐसे अवस्था में वो क्या करेगी बताइए। उसको फिर आप ही के पास रिटर्न होना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि उसको तो आपने आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, उसको तो आपने दिखाया ही नहीं कि तुम्हारे पास ये रास्ते हैं, ऐसे समय में तुम इस तरह से अपने आप को संभाल सकते हो, इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन हम लोग तो उसको मौका दे ही नहीं रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में क्या भरा है कि स्त्री काम करेगी, स्त्री कमाएगी, लड़की कमाएगी, हमारे रहते हुए हमारी स्त्री कमाएगी। सोचिए, इस तरह की हमारी मानसिकता भरी पड़ी है हमारे दिमाग में, और यह जानते हुए कि जब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। स्त्रियों को आगे लाना ही पड़ेगा। और यह बात कहने वाले यह भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश का जो कमान है, हमारे देश का जो बागडोर है, आज के समय में एक स्त्री ही संभाल रही है। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे भारत देश की जो राष्ट्रपति है वो एक स्त्री ही तो है ना। लेकिन नहीं, स्त्री काम करेगी, स्त्री को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी ऐसी मानसिकता भरी पड़ी है। और हम तो सीधा सीधा कहेंगे स्त्रियों से कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अगर तुम्हारे साथ पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं तो ठीक है, वरना निगेटिव लोगों को छोड़ो, निकलो तुम अपने जगह से। अगर निगेटिव लोगों के तुम साथ रह गए तो तुम भी निगेटिव बन जाओगे। तुम ना ही तुमको निगेटिव लोग आगे बढ़ने देंगे और ना ही वो खुद बढ़ेंगे। निगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहो और खुद को कामयाब बनाओ और आगे निकलो। चलिए आगे देखते हैं। अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। निष्क्रिय मतलब कि बिना काम के बना देती है, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने, यानी कि अगर वह किसी मजबूरी बस किसी काम को करते हैं तो वह टाल करके काम करेंगे, वह व्यवस्थावश करने के कारण वह कम काम करेंगे। जिस काम में अगर उनकी रुचि हो, जिस काम में उनको मन लगे, अगर वह उस काम को काम करे तो उसमें वह उतना काम कर पाएंगे जितना वह व्यवस्थावश किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्थिति जहां काम करने वालों को न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है या की जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आप वैसे कार्य कर रहे हैं जहां आप व्यवस्था बस कर रहे हैं, मजबूरी बस कर रहे हैं, तो आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते हैं, आप उसमें कुशलता नहीं पा सकते हैं, सफलता आप उसमें नहीं पा सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपकी दिल लगना, आपका मन लगना, उसमें रुचि होना बहुत ही आवश्यक है।
अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है, निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि मतलब बिना विवाद किए हुए, बिना तर्क किए हुए यह सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू मतलब कि आपके पास पैसा अगर नहीं है, आप गरीब हैं, तो भी आप अपने जीवन को बिता सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, आप मेहनत करके मजदूरी करके अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक है ये जाति प्रथा, क्योंकि अगर ये जाति प्रथा रही तो आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे जिसमें आप सक्षम है, जिसमें आप कुशल हैं, क्योंकि यह मनुष्य का स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है। क्या चीज? तो जाति प्रथा यह मनुष्य की आत्मशक्ति को दबा देती है। मनुष्य जिस लायक होता है उसको वहां नहीं जाने देती है, बल्कि उससे नीचे ही रखती है, स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यानी कि जाति प्रथा का एक ही नियम है, स्वाभाविक मतलब कि अपने नियम में। वह जाति प्रथा हमारा जो है, हिंदू समाज का जो जाति प्रथा है, इसका एक ही नियम है कि आप किसी में सक्षम है या नहीं है, कुशल है या नहीं है, उससे मतलब ही इसको नहीं है, आपको वही काम करना है। और इसके नियम में बांध करके यह इसको यानी कि किसको, आदमी को निष्क्रिय बना देती है, बिना काम कर बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी कि ये मैं नहीं, ये भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर कह रहे हैं कि अगर मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूं तो फिर आप लोगों के यह तो सवाल बनता है कि हमारा समाज सक्षम कैसे बन सकता है, समाज कैसा होना चाहिए। तो देखिए, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब कि जिसकी आजादी हो, वह अपने इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए, समता यानी कि समान अधिकार हो, और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे हो, एक दूसरे में प्रेम स्नेह हो, भ्रातृत्व हो, भाईचारे हो। ठीक है, क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यानी कि भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? एक अच्छे समाज के लिए एक दूसरे में प्रेम होना क्या दिक्कत है? किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। यानी कि समाज को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाज में वो हर तरह का चीज होना चाहिए जो आदमी को आगे बढ़ाए, क्योंकि समाज आदमी से बनता है। एक आदमी के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। जब तक आदमी विकास नहीं करेगा, समाज विकास कैसे कर सकता है? गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। यानी कि ऐसे कार्य में समाज के हर आदमी का भाग होना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए हर आदमी को आगे होना चाहिए, हर आदमी को तत्पर रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी कि बाबा साहेब यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में भाईचारे इस लेवल का हो जिस तरह से दूध और पानी का मिश्रण होता है। जिस तरह से दूध में पानी मिल जाने से पानी नहीं दिखता है, या पानी में दूध को मिला देने से भी दूध नहीं दिखता है या पानी नहीं दिखता है। यानी कि दोनों के दोनों एक रंग में ढल जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे समाज में अगर सबका भाव विचार एक तरह के हो, एक जैसा हो, तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इस तरह से यह कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और समाज में भाईचारे का यही रूप होना चाहिए। इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है। अगर इस तरह से हो तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है। लेकिन आज के समय में लोकतंत्र तो है, लेकिन कहाँ है? लोकतंत्र तो है लेकिन कहाँ है लोकतंत्र? दिख भी तो नहीं रहा है।
लोकतंत्र का मतलब हुआ कि लोगों की बातों को आगे रखना, लोगों की दिक्कतों, लोगों के कष्टों को आगे रखना। जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो आम आदमी का बात सुनना ही नहीं चाहता है। वह तभी सुनेगा जब उसको वोट चाहिए। एक बार जीत गया, उसके बाद वो आराम से कुर्सी पर बैठता है। इसके बाद वो भूल जाता है। जब वो अपने आप को सुख में देख लेता है तो हर लोगों के दुख को भूल जाता है। यह भूल जाता है कि लोग भी दुख में हैं, लोगों को भी कष्ट है। और एक एक तो ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो कि काम ही नहीं करना चाहेंगे, और अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपको रोक देगा वो। और आज के समय में ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी कि अनुभवों को एक जगह से दूसरे जगह तक शेयर करना या भेजना, आदान प्रदान करना, यह लोकतंत्र है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव। लेकिन कहाँ है ही नहीं। लोकतंत्र कहने के लिए हम लोग कह दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र कहाँ है। हाँ, यह चीज है कि आप आज के समय में स्वतंत्र हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट आपको उस लेवल तक जाने के लिए कितनी दिक्कतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपको उस लेवल पर जाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप अगर चाहेंगे कि किसी कार्य को नेता मंत्रियों के द्वारा करवाना, तो बहुत मुश्किल है फिर आज के समय में, क्योंकि उनके लिए लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है उनके लिए। वो जो चाहेंगे वही होगा। बेशक वो जनता के लिए ही बैठे हैं वहां पे, लेकिन जनता उनके लिए है ही नहीं। वो जनता के लिए है ही नहीं है, वो तो अपने लिए बैठे हैं वहां पे। तो लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं। चलिए, तो यह था हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध था। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और बहुत जल्द वो भी वीडियो आने वाली है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।